नमस्कार। अमरउजाला.com पे आप सभी का स्वागत है। भारत में जनगणना शुरू हो गई है और जो प्रथम जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। अभी 2026 में जनगणना का पहला फेज़ शुरू हुआ है लखनऊ में। और हमारे साथ मौजूद हैं जनगणना की निदेशक शीतल वर्मा जी, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि जनगणना किस स्तर पे चल रही है, कौन सा फेज़ है, क्या प्रक्रिया है। हम पूरी जानकारी उन्हीं से लेंगे। मैम, जनगणना का पहला फेज़ शुरू हो गया है, तो किस तरीके से क्या इसमें चीज़ें हैं? सबसे पहले जब हम जनगणना की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज़ में प्रत्येक राज्य के पास ये प्रेरोगेटिव होता है, उनका अधिकार होता है कि वो कोई भी 30 दिन का समय चुने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच का। तो हमारे प्रदेश ने 22 मई से 20 जून चुना है। अन्य कई राज्य हैं जो इससे पहले भी अपनी जनगणना की प्रक्रिया स्टार्ट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून में पहला चरण होगा, जो कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहलाता है, जिसमें हमारा प्रगणक आपके घर आता है। वो आपके गृहस्थ लेवल का डेटा कलेक्ट करता है, जनगणना परिवार स्तर का डेटा, इंडिविजुअल डेटा नहीं कलेक्ट करता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेता। वो ये जानना चाहता है कि आपका जो घर है, जो आपका मकान है, उसकी परिसंपत्तियाँ कैसी हैं या उसकी कंडीशन कैसी है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कच्चे फर्श, कच्चा घर, क्या आपकी पानी की एक्सेस क्या है, आपके पास शौचालय की सुविधा कैसी है, आपका अनाज आप किस प्रकार का लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस फर्स्ट फेज़ में आते हैं हमारे। और सेकंड फेज़ जिसमें हम व्यक्तिगत जानकारी प्रत्येक जन की इकट्ठी करते हैं, जिसको जनगणना कहते हैं, वो फरवरी 2027 में होगा। पूरे देश में एक साथ होता है 9 से 28 फरवरी के बीच, जिसमें हम एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसकी उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉर्ड करते हैं, लिटरेसी, फर्टिलिटी, और वो कितना कार्य करते हैं, मेन वर्कर हैं, मार्जिनल वर्कर हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस फेज़ 2 में आएंगे। अच्छा मैम, अगर हम बात करें कि जनगणना का जो पहला फेज़ है, इसमें शायद मकानों की पहले जनगणना होगी, तो मकान में जो मैम राजधानी में लखनऊ में रह रहे हैं या गांव में लोग रह रहे हैं, और जो लोग वहाँ नहीं, उनके रेंट किराएदार वहाँ पर रह रहे हैं या फिर मकान उन लोगों ने रेंट पे दे दिया, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? प्राविधान जनगणना में ये होता है कि आप जहाँ रह रहे होते हैं आपकी गणना वहीं होती है। ये प्रश्न प्राय यूपी में आता है कि माँ बाप रह रहे हैं गांव में और उनका बेटा शहर में नौकरी करता है, तो बेटा जिस भी शहर में नौकरी करता है, क्योंकि जनगणना पूरे भारत में ही होगी, तो उसकी गणना वहीं होगी। वर्तमान में यदि सामान्यतः रूप से केवल माता पिता निवास कर रहे हैं गाँव में, तो केवल माता पिता की गणना गाँव में होगी। जो उनके पुत्र पुत्री हैं वो जहाँ रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर उनकी गणना होगी। और जो पॉपुलेशन का, जो जनसंख्या का हिस्सा नहीं है, उसकी गणना नहीं होगी। यदि आप वहाँ रहते नहीं हैं तो आपकी गणना नहीं होगी। अच्छा, आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि मैम हम जब जनगणना हुई यहाँ पे, मान लीजिए हुई, हम बाहर कहीं जॉब कर रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पर आगे सेट हो गए या फिर जॉब चली गई, कुछ भी हो गया, इशू हो गया, तो कोई आगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि माँ बाप वहाँ पर रह रहे थे, तो कोई इशू तो नहीं आएगा उनको? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो यदि आपके माँ बाप रह रहे थे, आप हमेशा क्लेम कर सकते हैं कि आप बाहर नौकरी कर रहे थे। और एक तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जनगणना का डेटा कभी पब्लिक नहीं होता। तो कोई ऐसा नहीं बता पाएगा कि इस परिवार का ये वाला बेटा फला शहर में रह रहा था और वो जनगणना में उसका नाम नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें नामों से कोई अर्थ नहीं है। इवन सेकंड फेज़ में हम इंडिविजुअल लेवल डेटा कभी रिलीज़ नहीं करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी रिलीज़ नहीं करते हैं। आप केवल उनको एक संख्या बताते हैं कि फला राजस्व ग्राम में इतने घरों के पास शौचालय है, इतने घरों के पास कच्ची फर्श है, इतने घरों के पास कच्ची छत है। आप केवल संख्या पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए कि हम पकड़े जाएंगे और हमारा यहाँ पे क्लेम खत्म हो जाएगा। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं कि आप कहाँ रह रहे थे और कहाँ काम कर रहे थे, दीज आर डिफरेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स। ये आपको अलग चीज़ों के लिए आवश्यकता हो सकती है, बट जनगणना के लिए आपको ना तो इसकी आवश्यकता, ना कभी जनगणना ये पूछती, ना कभी जनगणना इस डेटा को डिस्क्लोज करती। मैम, इस बार जनगणना डिजिटल है, 2011 में प्रावधान नहीं था, इस बार 2026 में ये है, क्योंकि अब दौर डिजिटल का भी है, क्योंकि अगर सारे कामों को ऑनलाइन ही किया जाता है, तो पब्लिक के लिए डिजिटल बिल्कुल सुरक्षित, उनका डाटा पूरा सही बिल्कुल। ये जो हमारा सर्वर है, जैसे ही आपके पास दोनों विकल्प हैं। डिजिटल का अर्थ ये है कि इस बार सभी कार्य ऐप के माध्यम से किए जा रहे हैं। पहला विकल्प तो ये है, जैसे हमने 22 मई से 20 जून की बात की, उससे 15 दिन पूर्व 7 से 21 मई आपके पास एक स्वयगणना की विंडो है, जिसमें आप अपने घर पर बैठकर अपनी प्रश्नावली को भर सकते हैं। जो हमारी सेंसस की एक स्टैंडर्ड प्रश्नावली होती है, पूरे देश में 34 प्रश्न रहते हैं, आप उसको घर से बैठ के भर देंगे। आपके पास एक पिन जनरेट होगा 12 डिजिट का,
और जब प्रगणक आपके घर आएगा तो वो आपसे वो पिन लेगा, आप चाहेंगे तो उसको संशोधित किया जा सकता है, आप चाहेंगे तो प्रगणक दोबारा से डेटा भर सकता है, और आप चाहेंगे तो आपके डेटा को यथावत फ्रीज भी कर सकता है कि आपने जो भरा है वो उसको यथावत स्वीकार कर लें। तो पहली तो ये एक डिजिटल इनोवेशन ये है कि आप घर से बैठ के अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसको स्वयगणना का इस बार नाम दिया जा रहा है। और इसमें हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग अपनी गणना खुद करें, क्योंकि फिर आपका ये संशय खत्म हो जाता है कि शायद हमारे प्रगणक ने कुछ गलत भर दिया या कोई गलती हो गई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है वो है जब प्रगणक आपके घर आएगा, पहले वो कागज़ लेके आता था और आपको लगता है कागज़ खो गया, पता नहीं उसने क्या भर दिया। इस बार वो एक ऐप के माध्यम से सारा डेटा संग्रहण कर रहा है। जो अपने मोबाइल में ऐप होगा वो आपका डेटा को रिकॉर्ड करेगा और वो सीधा डेटा हमारे सर्वर में जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि सेंसस का प्रश्नावली, चाहे वो कागज़ पे ही हो, एक बार जब भर ली जाती है किसी भी परिवार के लिए, तो वो एक लीगल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसको कोई नहीं देख सकता। एक बार वो प्रगणक ने भर लिया और वो हमारे सिस्टम में एंटर हो गया तो उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कभी एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी को दिखाया नहीं जाता, वो किसी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता। तो जो सेंसस एक्ट है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत महत्व है। पूरी एक हम एक धारा है जो कि सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है, एक सेक्शन। तो मैं एकदम आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो ऐप हैं वो इसी एक्ट के आधार पर डिज़ाइन किए गए हैं। एक बार जब डेटा सर्वर में चला जाता है फिर हमें नहीं पता कि किस गांव का डेटा है, किसने क्या भरा, सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर पाएंगे एट द एंड ऑफ सेंसस पीरियड। अच्छा मैम, ये जनगणना मैम स्टार्ट हो गई है, ये मैम इसका समापन कब है, कब इसको पूरा एक फाइनलाइज एक टच देना है? मैंने आपको बताया कि 2 फेज़ में हो रहा है। हमारा फर्स्ट फेज़ एंड हो जाएगा 20 जून को। 22 मई से 20 जून हम घर घर जाएंगे, आप लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, आपने स्वयं गणना की हुई है तो आपकी आईडी लेंगे और 20 जून को हम ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर देंगे। फिर सेकेंड फेज़ स्टार्ट होगा जो पूरे देश में एक साथ होता है, वो है 9 से 28 फरवरी, जिसमें हम फिर से आपके घर आएंगे और इस बार प्रत्येक व्यक्ति की, अगर 7 लोग हैं तो सातों की अलग अलग आपसे जानकारी लेंगे। और इस प्रकार से ये जो सेकंड फेज़ है वो 28 फरवरी को ख़त्म हो जाता है। 5 दिन हम रिवीजन के रखते हैं कि यदि कोई इस दौरान कोई नई जन्म या मृत्यु हुई 9 से 28 फरवरी के बीच में और प्रगणक से छूट गई तो उसको भी कवर करके डेटा को शुद्ध कर लिया जाए। और इस प्रकार से 5 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो प्रोविजनल फिगर के टोटल सबसे पहले रिलीज़ होंगे वो होंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या, एज ऑन 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027, मतलब कि 1 मार्च 2027 की रात के 12 बजे भारत की जनसंख्या कितनी थी वो ये जनगणना बताएगी। तो हमें पूरी आशा है कि मार्च 2027 के मध्य तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस रैप अप हो जाएगा, हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर मैम लोगों से अगर अपील की जाए, मैम लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक के लिए भी? मेरी 2 चीज़ों पे मैं मुख्य रूप से अपील करना चाहूँगी। पहली तो जनगणना बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आहुति चाहिए और किसी की भी एक भी व्यक्ति छूट जाता है तो फिर हम यूनिवर्सल नहीं हो पाए, फिर हम जनगणना नहीं कर पाए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारे समय समय पर अभियान चलते हैं, बट कभी भी वो पूरी पॉपुलेशन को यूनिवर्सल कवरेज किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का, किसी और प्रशासनिक कार्य का, कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक जाएंगे, ऐसा कवरेज नहीं होता है। तो एक तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें प्रतिभाग करे और बिना किसी डर के, क्योंकि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, कहीं पे यूज़ नहीं होता, इस पर कोई चेक नहीं रन होता। इनफैक्ट फेज़ 1 का डेटा और फेज़ 2 का डेटा भी हम लोग आपस में मैच नहीं करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि फेज़ 1 में आपने कहा था, फेज़ 2 में आप ये कह रहे हैं, हम आपको परेशान करेंगे उसके लिए। सो प्लीज़ एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। और सेकेंड चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि सब लोगों को लगता है कि इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला है तो हम अधिक बता दें, हम ये बता दें कि नहीं हमारा बेटा भी हमारे साथ रहता है, चाहे वो शहर में नौकरी कर रहा हो। आप सच बताएं, जो जहाँ रहता है, आप अगर सामान्य रूप से केवल पति पत्नी रहते हैं और आपके बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, उनकी गणना वहाँ पर होगी। हमें भारत की यदि एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग की नींव तैयार करनी है तो ज़रूरी है कि हमें असलियत पता हो कि किस गांव में कितने लोग रह रहे हैं, किस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो यही दोनों हमारे आपसे मुख्य वो हैं कि आप प्रतिभाग करें, दूसरा सच बोलें, और एक तीसरी चीज़ शायद मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो प्रगणक आपके घर आएगा वो भी बहुत विषमताओं को फेस करते हुए ये ड्यूटी कर रहा है। इस वक्त हमारा हीट वेव का मौसम था और हमारे प्रगणक फील्ड में घर घर जाएंगे मई की गर्मी में, तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। यदि संभव हो, उन सब ने आईडी पहना होगा,
आप उनको पानी पिला दें। थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी 34 प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो अगर आपने सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया है तो उनके साथ कोऑपरेट करके, सहयोग करके उन सभी प्रश्नों का जवाब दें। लेकिन जो ये पूरा महायज्ञ है, इसमें सबकी आहुति चाहिए होगी इसको सफल बनाने के लिए। मतलब कि पूरा एक महायज्ञ शुरू हो गया है और इसमें सबका सहयोग चाहिए हमें। बिल्कुल, आपका भी। नहीं, मेरा मैम सहयोग है ही, आपका भी सहयोग है, मुझे भी चाहिए। मैम दूसरी चीज़, छोटी चीज़ ये है कि अभी मैम जनगणना कहाँ कहाँ पर चल रही है, किन किन स्टेट राज्यों में? हमारे से पहले बहुत सारे बड़े राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटका है, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, इन सारी जगह प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ शुरू हो गया है और आंध्रा, तेलंगाना, ये अलग अलग फेजेस में। कहीं पर स्वयगणना चल रही है, कहीं पर जो घर घर जाने वाला कार्य है हाउस लिस्टिंग का, वो चल रहा है। तो बहुत सारे अधिकांश देश में वर्तमान में प्रक्रिया जनगणना की चल रही है। छोटा सा सवाल है, एक प्रॉब्लम आपको सारे जगह पे फेस करनी पड़े, कॉमन वो प्रॉब्लम कौन सी है जो फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी शायद मुझे लगता है कि इसमें जो चुनौती प्रत्येक राज्य के सामने होती है वो होती है जनगणना के कार्मिक, कि हमें जितने कार्मिक चाहिए, क्योंकि 30 दिन की ड्यूटी है और सघन ड्यूटी है, जिसमें कि हमें 30 दिन के लिए कोई कार्मिक चाहिए जो कि जनगणना की प्रक्रिया को पूरा कर पाए। तो जितने बड़े शहर हैं, जितने हमारे शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें कार्मिकों की उपलब्धता में बहुत चुनौतियाँ आती हैं और अधिकांश लोग ये प्रयास भी करते हैं कि हम किसी तरीके से इस ड्यूटी से मुक्त हो जाएं। तो मेरा सिर्फ अनुरोध यही है कि ये एक राष्ट्रीय कार्य है, ये एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। पहले तो सेंसस एक्ट ये कहता है कि यदि आपको ये ड्यूटी दी गई है तो आपको करनी ही है, आप बाध्य हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये एक एक्सपीरियंस है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। हर प्रशासनिक अधिकारी, हर टीचर, ये एक जनरेशन में एक बार होता है, 10 साल में, और इस बार तो 15 साल में हमारे देश में जनगणना हो रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन दोबारा आप कभी जनगणना कराने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। क्यों, यदि आपको जनगणना का भाग बनने का किसी भी प्रकार से अवसर मिला है तो आप प्लीज़ जनगणना की ड्यूटी करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी कार्मिक की आती है कि जो लोग जल्दी से मिलते नहीं है मैम। एक व्यक्ति पे कितना लोड होता है करने का? एक जो हमारा प्रगणक होता है उसको हम लोग 800 से 1000 तक की पॉपुलेशन टारगेट करते हैं और 120 से 180 घर, हमने अपर लिमिट 800 पॉपुलेशन रखी है। और ये समझ लीजिए 30 दिन में उसे 120 से 180 घर करने, ये एडिशनल ड्यूटी होती है। एक दिन में आप लगा लीजिए कि 5 से 6 घर उसको कवर करने हैं। एक घर को करने में उसे 10 से 15 मिनट, अधिकतम 10 मिनट लगते हैं और ऐप में तो लोग जल्दी कर ले रहे हैं क्योंकि आपको ऑप्शन ढूंढने में टाइम नहीं लगता है। तो 10 मिनट आपको रोज देने हैं 6 घरों पे, अर्थात 60 मिनट। तो इतना ही कार्यभार है, लेकिन ये है कि इसमें आपको घर घर जाना है, लोगों के रिकॉर्ड्स करने हैं। कई बार आप लोग के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, इसलिए टीचर्स जनगणना की ड्यूटी से थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एडिशनल ड्यूटी है। और आप जो भी व्यक्ति जनगणना की प्रक्रिया का भाग बनता है उसको एक ऑनोरेरियम दे होता है, ये एक पेड ड्यूटी है। तो ये भी हम बताना चाहेंगे कि इट इज़ अ पेड ड्यूटी। अगर आप जनगणना में कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए ऑनोरेरियम मिलता है। हमारे साथ मौजूद थी जनगणना की मुख्य अधिकारी शीतल वर्मा जी। इन्होंने जनगणना के बारे में पूरी जानकारी दी और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपसे अपील भी की है, एक महाकुंभ है और इसमें सबका सहयोग चाहिए, इसमें अधिकारियों का सहयोग चाहिए, इसमें आम जनता का सबसे बड़ा सहयोग चाहिए कि जो घर वे व्यक्ति आपकी जनगणना करने आते हैं उन्हें उनके जो सवाल हैं उनका ठीक से जवाब दें, क्योंकि वो भी आप ही के लिए आए हुए हैं। मैं अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।